अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपका क्लाइंट को यानी कि मंशियात के अफराद को रखने का तरीक़ाकार क्या है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनका एक डिफरेंट ही स्टिग्मा बन गया हुआ है, ठीक है। और ख़ासकर फिर वहाँ पर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उनके भी कुछ मतलब कि फैमिलीज़ जो होती हैं वो तंग आई हुई होती है, परेशान होती है, तो वो फिर एक उसको कैद करने का ही वो समझ रहे होते हैं बजाय इसके कि उसको रिहेबिलिटेट करें। उनको ये होता है कि चलो किसी हद तक किसी वक्त के लिए हम इसको दूर रख लेते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि चलो हमें कोई रेट बताए जाएँ कि कितने पैसों में आप रखोगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक मिसाल से शुरू करूँगा कि एक बंदा है वो आपके पास आता है। जैसे कि मुझे अक्सर कॉल करते हैं जी कि अच्छा वार्ड के कितने पैसे होंगे, दूसरे कमरे के कितने पैसे होंगे, इस कमरे के कितने पैसे होंगे, इसके पैसे कितने पैसे होंगे, मेन्यू क्या होगा, दवाइयाँ क्या होंगी, ये चीज़ें वो चीज़ें। देखें, ट्रस्ट शायद इतना जल्दी कोई भी ना करे। बहुत ख़ासकर बहुत सारे लोग जो पब्लिक जानती है मुझे, वो तो चलो माशाल्लाह से आंखें बंद करके एतबार कर लेते हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे क्लास फेलोज़ कोलीग्स हैं उनके थ्रू जो लोग आते हैं उनके तो सवालात होते नहीं। लेकिन वो वाले लोग जो जानते ही नहीं हैं, फेसबुक पे किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ जाते हैं, तो बोल बोल के थक जाता हूँ मैं, समझा समझा के थक जाता हूँ कि भाई कि एक्चुअली चीज़ तरीक़ाकार होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई बंदा भी जब आपसे किसी सर्विस के पैसे लेता है तो आप उसको ये बोलो कि तुमने इसका किया ही क्या है, इसके ऊपर तो इतनी ही कीमत लगती है। जैसे कोई बंदा आता है वो कहता है जी आप ना आपकी मेडिसिन के ऊपर तो 1500 रुपये खर्चा आता है टोटल पूरे महीने का, खाने पीने पे चलो 10,000 रुपये खाना आ गया, और फिर रिहाइश का जी कमरा तो मिल जाता है 5,000 6,000 रुपये का, 16-17 हज़ार रुपये टोटल आपके चार्जेस आते हैं। तो आप चार्जेस ये वाले क्यों डिमांड कर रहे हैं? अब बात सुने, हमने कोई हॉस्टल तो खोल नहीं रखा, कोई होटल खोल नहीं रखा। हमारी एक स्पेसिफिक सर्विस है जिसका हम रिज़ल्ट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों सूरतों में सामने निकाल के रखते हैं और फैमिलीज़ को एक क्लियर कट पिक्चर जो है वो पेश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मिसाल में देता हूँ, 5,000 रुपये का एक नोट होता है जो कि पाकिस्तान में आपको मिलता है, गोल्डन टाइप कलर का होता है। इसके ऊपर इसको बनाने में कितना खर्चा आता है? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आता होगा ना, 10 रुपये आता होगा, 20 रुपये आता होगा, 30 रुपये आता होगा, कागज़ है ना। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 5,000 है, यानी कि इसकी वैल्यू के एवज़ आप जब अगर कोई काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि 5,000 रुपये कमाते कमाते उनको हफ्ते लग जाते हैं। कुछ लोगों को तो एक दिन में ही कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग 2-2 3-3 दिन या 4-4 दिन बैठे रहते हैं, तब जाकर वो 5,000 रुपये अर्न कर पाते हैं। लेकिन उसकी वो बोलें कि ये वैल्यू जो है वो तो 10 रुपये है जी, तो आप हमसे इतनी ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली उसके पीछे एक ऐसी फ़िलासफ़िकल वैल्यू है जिसके एवज़ आपको कोई ना कोई चीज़ मिलती है, जो कि एक्सप्लेन करना एकदम से इतना आसान होता नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसीलिए बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं। पढ़े लिखे मीन के वो वाले जो कि हमारी फील्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको तो समझ आ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती, वो समझते हैं कि बंदे को कैद करना ही एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, हम उन SOPs के ऊपर काम करते हैं। उन SOPs से अगर मेरा सगा भाई भी होगा उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको हम नहीं रखते, और अगर उनके ऊपर फॉलो करने वाला है तो कोई बंदा भी है हम सब के लिए ओपन होते हैं, और हमारी तमाम चीज़ें मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम जो होती है, इवन कि हमारे तमाम साइकोलॉजिस्ट अभी कोई 355 हैं, वो जहाँ पर भी होंगे वो उस SOPs के फॉलो करेंगे और वो काम करेंगे। अगर उसका काम नहीं करते तो जारी बात है वो हमारी लिस्ट में नहीं रहते, हमारी उसको हम सपोर्ट नहीं करते और वो फिर फर्दर वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फिज़िकल पेशेंट आते हैं, मंशियात वाले, शिज़ोफ्रेनिया वाले, या फिर रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी जिसमें भी वो क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हैं, तो उनको हमने एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत स्क्रीन आउट करना है, उसके बाद हम उनको एडमिट कर देते हैं। फिर वक्तन फ़वक्तन फैमिलीज़ का जो भी प्रोटोकॉल्स बनते हैं हम उनको बताते जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है, जब भी कोई बंदा आता है, देखें दाखिला तो तब होगा जब वो दाखिले पे
क्राइटेरिया पर फुलफिल होगा। अगर वो कर ही नहीं रहा तो फिर जारी बात है एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम उसको क्यों करें। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स इसी तरह से भी हमारे वापस चले जाते हैं। जब उनके साथ मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ भाई ये चीज़ है, आप ये काम करोगे तो ओके है, अगर नहीं करोगे तो ठीक है, क्लियर इन्फॉर्मेशन जब देते हैं तो उनको एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि अगर एक क्लियर इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते, उनको कहते हैं आप बंदे को एडमिट कर दो, एडमिशन के बाद हम उस क्लाइंट की जब इंसाइट इंप्रूव होती है, उसके रैशनल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते, तो रिलैप्स तो उसने होना ही होना है। जारी बात उसके साथ झूठ पे झूठ बोला गया, फैमिली को भी वो समझेगा, उन्होंने भी झूठ बोलकर यहाँ पर लाए गए। यहाँ पर भी एडमिशन करवाने वाले लोग और डिस्चार्ज करने वाले लोग और बताने वाले लोग कुछ और। तो ये सारा कुछ जो होगा इस तरह से झूठ पर झूठ उसके ऊपर बोला जाएगा और उसकी भी बात को माना नहीं जाएगा, तो रिलैप्स तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बचा पाएगा उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो भी इंसान आता है उसका किया जाता है मेडिकल ट्राई-एज। ठीक है, मेडिकल ट्राई-एज में उसकी बीपी वगैरह चेक किया जाता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, उसको कोई हार्ट का इशू ना हो, उसको अगर डायबिटीज़ है तो वो भी पता हो, उसको कोई भी बीमारी है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, या इंजेक्शन वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको HIV भी हो, या फिर बहुत सारे एडिक्शन के पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो हो सकता है कि HIV भी पॉजिटिव हों या उनके चांसेस होते हैं, या हेपेटाइटिस सी वगैरह के। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मेडिकल टीम जो होती है वो उसका ट्राइज करती है, उसको स्क्रीन करती है। इसमें यह होता है कि इनको फिर बीपी वगैरह वो चीज़ें तो ठीक है, ओके है, लेकिन जो चीज़ें नज़र नहीं आती, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस सी नज़र नहीं आता देखने में, आपका HIV का नहीं पता चलता कि वायरस उसमें है कि नहीं है, या फिर ड्रग का नहीं पता होता कि उसने ली हुई है कि नहीं ली हुई। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, वीडियो गौर से देखनी है सारी, क्योंकि मैं जब भी मुझसे कोई तफसील पूछेगा तो मैंने यही वीडियो शेयर करनी है अब। तो यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले उसका ये सारी चीज़ें हो गई, उसका बीपी वगैरह चेक कर लिया, फिर उसके बाद आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग जहाँ से भी करेंगे, फैमिली की अपनी मर्ज़ी है, ख़ुद करवा के ले आए, और उनकी मर्ज़ी है यहाँ पर आकर लेबॉर्ट्रीज़ वालों को बुला लें। तो क्योंकि हम इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ पर 2 ही लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिनको हम करते हैं, एक है IDC इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स, और दूसरी जो है चुगताई है। ठीक है, चुगताई और IDC ये दोनों ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि ISO सर्टिफाइड हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ISO सर्टिफाइड जो टेस्ट होंगे वही हम उसको करते हैं। बाकी बहुत सारी जगहों पर ऐसे एरर्स आए हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते, और इनका ये है कि जब इनका कोई एरर आता है तो हम इनको डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई ये क्यों आ गया। बात ये हो गई। अब मिसाल के तौर पर आपके टेस्ट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ड्रग प्रोफाइल होगा। ड्रग प्रोफाइल में ये आपको पूरी चीज़ बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट कैसे कैसे वो करने हैं। ड्रग प्रोफाइल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखी है कि जो लोग हमारे पास आते हैं तो उनके टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों आते हैं, और वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। ड्रग का पता चल जाता है कि आया कि ये ले रहा है कि नहीं ले रहा। एक चीज़ तो ये है, क्योंकि ड्रग जब आप लेते हो बिहेवियर अल्टर्ड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जब उसका ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट होगा तो बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली मतलब काउंसलिंग से भी या जैसे भी उसको रैशनल देंगे, उसको थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हीलिंग की तरफ जाएगा। उसको फिर साइकेट्रिक किसी किस्म की कोई अलहदा सी बीमारी का कहना या डायग्नोस करना कोई ज़रूरी नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो स्क्रीन ज़रूर करते ज़रूर हैं, आइडेंटिफाई जो भी हो वो वहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होगा, फिर उसके साथ HIV का होगा। ठीक है, यहाँ से आप करवा कर ले आते हो, रिपोर्ट हमें दे देते हो, या हमारी वेबसाइट के ऊपर जब आप अप्लाई करने लगते हो अपने पेशेंट को एडमिट करने के लिए तो वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, और अपना कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करके उसके ऊपर भी साइन करके अपना ID कार्ड वगैरह। अच्छा चलो वो बाद में बताता हूँ। ये आपने टेस्ट ले लिए, ठीक है। इसके बाद ये हुआ, अब हमने दूसरा जो है ये तो आ गया डिटॉक्स का टाइम। इसमें ये होता है कि हमारा कोई नफ्सियात का या साइकेट्रिस्ट का यहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं बनता, क्योंकि मोस्टली जब डिटॉक्स का टाइम होता है तो विड्रॉल अलामात आती हैं, चिड़चिड़ा भी होता है, नींद की डिस्टर्बेंस होती है, टांगों में दर्द होता है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि लोअर उस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी साइकेट्री की बात नहीं कर रहे या मेंटल हेल्थ की, वो इसकी डिटॉक्स मैनेजमेंट करते हैं और साथ में बताते हैं कि इस पेशेंट को फ़लाँ चीज़ें भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पर हमने देखा इसको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी हो रहा है, साथ में हमने देखा कि इसको सीवियर डिप्रेशन भी है, हमने देखा कि इसको कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी है। गो के हर एक के अंदर नहीं होता, लेकिन किसी किसी को हो भी सकता है। जब हमें ये पता चल गया कि ये सारी चीज़ें आ गई, ये आपकी आ जाती है ड्रग प्रोफाइलिंग वाली सीन। फिर दूसरा आ जाता है आपका साइकेट्रिक प्रोफाइल, ठीक है।
साइकेट्रिक प्रोफाइल में फिर आके आ जाता है हमारे साइकोलॉजिस्ट का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का और साइकेट्रिस्ट का काम। यहाँ पर ये करते हैं, अब ये चीज़ तो जब फैमिली लेकर आती है तब की है, लेकिन ये चीज़ें जो होती है अमूमन एडमिशन के बाद ही हमें पता चलती हैं। यहाँ पर हम इसको जब पेशेंट किसी हद तक स्टेबल होता है, बातचीत करता है हमारे साथ, तो फिर हम उसका ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट, डास्ट जिसको बोलते हैं, वो वर्बल होता है, उसको हम दे देते हैं, पूछ भी सकते हैं या रिटन में वो अगर वो करना चाहे, पढ़ा लिखा है तो वो भी कर सकता है, लेकिन ये मल्टीपल होते हैं। फिर यहाँ पर हम फिर उसकी डिप्रेशन, एंजाइटी और जो भी उसको साइकोसिस के अलामात हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का टाइम है। यहाँ पर फैमिली के साथ अभी कोई सेशन लेने का वक्त नहीं आया। फैमिली को सिर्फ इतना ही है कि उनका बेटा या बेटी हमारे पास एडमिटेड हैं और उनका ये प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस हम चला रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि बंदा बंद है। कोई भी हमारा पेशेंट, जो भी फैमिली आई है, उनसे आप रब्ता कर लें तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। ये चीज़ हो गई। जब आपकी साइकेट्रिक प्रोफाइलिंग हो गई, ड्रग प्रोफाइलिंग हो गई, इनके बाद इन दोनों के असरात आपके आते हैं सोशल लाइफ के ऊपर। सोशियोलॉजिकल लाइफ जो होती है, सोशल एस्पेक्ट्स हम देखते हैं कि आया कि उसके माँ बाप के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, बहन भाइयों के साथ कैसे हैं, औलाद है अगर बड़ी एज का बंदा है तो उसके साथ कैसे हैं, दोस्तों के साथ कैसे हैं, आइसोलेटेड रह रहा है, उसको वापस रिहेबिलिटेट कैसे किया जा सकता है, जॉब करता है कि नहीं करता, करता है तो कौन सी जॉब करता है, छोड़ दिए तो क्यों छोड़िए, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। अब होता ये है कि इस सारे प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि डिटॉक्स का जब टाइम चल रहा होता है, उस टाइम साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं हमारे, उनको प्रोफाइल जो दी गई होती है वो वेग सी होती है, मुकम्मल तौर पर डिटेल नहीं मिलती, क्योंकि हमने क्रॉस वेरीफाई करना होता है अपने क्लाइंट से। फैमिली जो प्रॉब्लम बता रही होती है वो अलग है और क्लाइंट जो बता रहा होता है, पहले ड्रग्स की वजह से वो शायद झूठ भी बोलता हो या उसकी वजह से झूठ ना भी बोले, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि उसके अभी इंसाइट नहीं बनी हुई होती। लेकिन जब उसकी इंसाइट बन जाती है, सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, तो फिर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो दोबारा उसको हम एवेलुएट करते हैं, उनको बताते हैं कि सर इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है, अब क्लाइंट को देखो और इसको ट्रीटमेंट करो। वो फिर इसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट बताते हैं कि भाई ये मेडिसिन जो है इसको 3 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिनों के लिए दे दो, और वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और वो मेडिसिन फिर देना हमारे मेडिकल टीम का काम होता है, साइकोलॉजिकल टीम उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन साइकोलॉजिकल टीम जो है वो ज़रूर उसके ऊपर नज़र रखती है कि आया कि बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही। फिर इसके साथ साथ ये है कि ये सारी चीज़ क्योंकि रिकॉर्ड हो रही होती है, कैमरा भी रिकॉर्ड हो रहा होता है और साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही होती हैं, तो हम यहाँ पर क्लाइंट की स्लीप ड्यूरेशन जो होती है वो काउंट करते हैं और इसकी स्लीप जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर इसकी प्रोफाइल पे लिखते हैं कि आज ये कितने घंटे सोया, उसकी स्लीप क्वालिटी क्या थी और उसकी ड्यूरेशन क्या थी। बाद वक़्त ऐसे होता है कि लंबा सोते हैं, ख्वाब बुरे आते रहते हैं, और बाद वक़्त ऐसा होता है कि बहुत कम सोते हैं लेकिन बहुत अच्छा सोते हैं। तो क्या वो उसको इन ड्रग का कोई मसला था या फिर इन मेडिसिन की वजह से उसको नींद सही आ रही है, भूख सही लग रही है, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब यहाँ पर ओके हो जाता है तो हमारे पास टाइम गुजरा हुआ होता है 1 महीना। 1 महीने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि फैमिली सेशन बुलाते हैं। फैमिली यहाँ पर क्या करती है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो भी हैं, सारी फैमिली उठा के ले आते हैं। जी भाई से, मामू से, चाचू से मिलने जा रहा है। देखें यहाँ पर वो जेल वाला सीन तो है नहीं कि आपने मुलाकात करनी है, सलाखों के पीछे खड़ा है एक बंदा, हाँ जी अम्मी मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, ये है वो, अच्छा जी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम हैं सोल्यूशन फोकस्ड और प्रॉब्लम फोकस्ड काम करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ये जितनी मेहनत हुई है कि पेशेंट को इसका प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। अब फैमिली को जब हम बुलाते हैं तो उनको बताते हैं कि भाई इसको ये चीज़ हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम मेडिकल चीज़ कर रहे होते हैं तो मेरा एक रिपोर्ट भी है जो कि ग्लूटीन के ऊपर है कि हमारे पास एक पेशेंट दाखिल करवाने के लिए भेजा गया कि उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन था, फैमिली के साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन जब उसको यहाँ पर डायग्नोसिस शुरू किए तो उसका स्टोमक का प्रॉब्लम हुआ, स्किन पे दाने थे, रैशेस थे। उसको फिर हम लेकर गए NIH पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, उसकी वहाँ पर असेसमेंट की गई, पता चला जी कि उसको कोई एलर्जी है। फिर उसके बाद हम उसको डॉक्टर इकराम के पास लेकर गए F6 में, ठीक है, वो जो कि स्टोमक के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उसकी सारी एवेलुएशन की, सारी चीज़ें की और उसके बाद पता चला कि इसको गंदम से इरिटेशन है। और जब ग्लूटीन का या इसको सिलिक डिजीज़ बोलते हैं वो आइडेंटिफाई हो गई तो उसके बाद पता चला कि अब इसको गंदम नहीं देनी।
तो फैमिलीज़ को हमने बुलाया और उनको बताया कि भाई आपके बंदे को कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ग्लूटीन का मसला है, तो आपने ये करना है कि इसको गंदम नहीं देनी। तो हमने इसको पिछले 1 महीने से अपने पास रखा है, हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आई, ओके है, बिहेवियर ओके है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 1 महीना और इसको रख लें, देख लेते हैं कि इसको क्या चीज़ है। गो कि हम आपको तो पता है कि ये तो अपना माइंड इसका यही है कि ये 3-4 महीने यहाँ पर रहेगा, और आपने तो इसको हमेशा के लिए रखने की कोशिश की थी कि ये नुकसान ना पहुँचा दे या ख़ुद को नुकसान ना कर दे, क्योंकि हमें इसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और उनकी सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है, जो कि इसके ऊपर पहले बातचीत नहीं हुई थी। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा 1 महीना और करके देखते हैं कि ये आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसे करता है। तो हमने उसको यहाँ पर ओपन छोड़ दिया, ठीक है। वो हमारे साथ जाता आता, सारी चीज़ें ओके थी, लेकिन गंदम नहीं खानी थी। तो यहाँ पर ये हो गया कि वो बंदा माशाल्लाह से ओके अपनी लाइफ गुजार रहा है गंदम के बगैर। और ये जो है इस तरह से हमें डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं हम हर एक के ऊपर बड़ा बारीक पीनी से काम करते हैं। जब यहाँ पर फैमिली के साथ हमारे सेशंस हो गए, फैमिली ओके हो गई, साथ में डिटॉक्स वाला काम हो गया, यहाँ पर उसको जो मेडिसिन मिल रही हैं वो भी ओके हो रही हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है तो उसको मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दी जाती। पूरी दुनिया को गूगल करके देख लो आप, अंग्रेज़ों को गूगल करो, यूके को, यूएस को, या क्या नाम है, कनाडा को, यूरोप को, वहाँ पर भी आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं वो किसी एक बीमारी की हिफ्ज़ दी जाती हैं, और जो मंशियात का इलाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए इनके क्लिनिक्स को भी मोस्टली सेंटर ही कहा जाता है। वहाँ पर कोई इस तरह से नहीं होता कि एक बंदे को कैनुला दिया गया है, बशर्ते कि उसको कोई बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म की कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोशली उसका जब हो गया ना फैमिली के साथ, तो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जानते हैं कि हम फैमिली सपोर्ट को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उसको मिल रही है, तो उसको वापस वो करते हैं ताकि बंदे को ये ना लगे कि मेरी फैमिली तो मेरी दुश्मन है। हालांकि वो दुश्मन जिनको वो समझ रहा है वो उसके ऊपर लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं, इतनी हमदर्दियाँ जता रहे हैं, और वो उनको दुश्मन समझे, यहाँ से निकले और फिर उनके लिए वो बाले जान बने। तो हमारी कोशिश होती है कि उनके यहाँ पर राजीनामे वगैरह भी हो जाएँ और जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएँ और उनको क्लियर हो जाए। फिर हमारा आता है 3rd मंथ, ठीक है। 3rd मंथ में उसके हम पर्सनल जो गोल्स होते हैं, जैसा कि वो जॉब करना चाहता है, उसकी जॉब क्या है, कैसे कर सकता है, क्या स्किल्स हैं, क्यों कितना इंटेलिजेंट है, हम उसकी पर्सनालिटी टेस्ट भी करते हैं। कौन कौन से टेस्ट करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फिर उसके बाद HFD वगैरह जो करते हैं, RISB है, IQ है, और क्या है वो डेवलपमेंटल वाला कौन सा है, कार्स के क्या, कार्नर्स, SPM, पता कितने टेस्ट हैं। ये हमारी सारी टीम लगी हुई होती है और हर बंदा अपने अपने उसमें काम में एक्सपर्ट है और वो अपने अपने उसमें कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर मेरा क्या रोल होता है, मैं क्योंकि इसको बतौर CEO रन कर रहा हूँ, ये तो आ गई मेरी वो वाली पोजीशन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में है, लेकिन साथ में क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो फिर मैं मेंटल हेल्थ एक्टिविटी मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ कि क्या सारी चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास टेस्ट आए थे, इन टेस्ट में भी एक बड़ी ख़राबी आती है कि अगर एक बंदे ने, देखें एक बंदा है वो कहता है मैंने 1 महीना पहले चर्च ली थी, 1 महीना पहले हीरोइन ली थी, अभी जब उसका वो ड्रग टेस्ट लेंगे वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप ये देख लें, खुदा न खास्ता जैसे होते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं या रेप होते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि जब उनका टेस्ट लिया जाता है तो वो 72 आवर्स अगर लेट हो जाएं तो वो फिर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो ना आए, ठीक है। तो इसलिए कोशिश होती है कि वो 72 आवर्स के अंदर ही हो जाए। ये टेस्ट भी एक तरह की मुझे नहीं लगता कि 100% रिलायबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हालांकि हम ISO सर्टिफाइड इदारों को वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपने एक बंदे ने हीरोइन ली है और उसका अगर 3 से 7 दिन का टाइम है, यानी कि 3 दिन पहले उसने ड्रग ली थी, तो अगर आज उसका टेस्ट लेते हैं तो उसका रिटेंशन टाइम होगा, वो ड्रग आ जाएगी टेस्ट में, अदरवाइज़ वो नहीं आएगी। इसी तरह से चर्च का भी है, हर एक का अपना अपना है। कुछ गोलियां हैं जो कि साइकेट्रिक मेडिसिन हैं, वो अगर बंदा ले रहा है, कुछ गोलियों के भी एडिक्ट्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन के एडिक्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन हैं जिनको मेडिसिन के तौर पर वो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये है कि वो उनका अपना अपना रिटेंशन टाइम है, हम हर एक को कह नहीं सकते कि ये 100% ओके है, एक्यूरेट है। हाँ, HIV जो है वो हो गया, या हेपेटाइटिस C वगैरह जो हो गया, वो एक लॉन्ग टर्म होते हैं, वो वायरस के ऊपर डिपेंड होता है, वो तो
वो तो नज़र आते हैं वो उसमें उनके टेस्टों में, लेकिन ड्रग्स का अपना अपना दौरानिया है। हर एक ड्रग का हम कह नहीं सकते किसका टेस्ट अगर नेगेटिव आया है तो हम उस बंदे को रखें ही नहीं, कुछ ऐसा ना करें। तो यहाँ पर ये होता है कि जब उसका डिटॉक्स का टाइम ठीक होता है, उसको विड्रॉल सिम्टम्स ख़त्म हो जाती हैं, इनसाइट एम्पावर्ड होती है, अपनी सोशल लाइफ में वापस आ चुका होता है, फैमिली के साथ हम बातचीत करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर हम पेशेंट को उसकी प्रोफाइल बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारी बनी हुई होती है। अभी तक कि जितने माशाल्लाह से हमारे पास क्लाइंट हैं, अल्लाह के फजल से कोई एक क्लाइंट भी रिलैप्स के हमें रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम फॉलो अप ले रहे होते हैं और हम चला रहे होते हैं और हम फैमिली को बता रहे होते हैं कि अगर इसमें से कोई ऐसा इशू आ रहा है तो हमने उसको देखना है और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। हम लेते ही वो थोड़े से लोग हैं, हम ज़्यादा लोग लेते ही नहीं हैं। फैमिलीज़ को मैं क्यों कहता होता हूँ कि भाई आप पहले एक विज़िट कर लो। एक्चुअली वो करते क्या है, कॉल करते हैं, अच्छा मुझे ये रेट बताओ, वो रेट बताओ, वो रेट बताओ। बात वही है कि 5,000 वाले नोट की, कि आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको देखोगे नहीं, परखोगे नहीं ये ओरिजिनल है कि नहीं है। वरना तो आपको बहुत सारे मार्केट में मिल भी जाते हैं तो आप उसको बोलो कि हाँ जी ये वाला हम कर लेते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि बंदे को मेडिकल प्रॉब्लम है फिर भी पता हो, साइकेट्रिक इलनेस है फिर भी पता हो, साइको सोशल प्रॉब्लम है फिर भी पता चल जाए, लाइफ गोल्स क्या थे, ट्रॉमा की वजह से वो एडिक्शन में लगा या फिर वो क्या नाम है दोस्तों की वजह से लगा। अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी है, हमारे पास जितने भी अभी तक लोग रिपोर्ट हुए हैं, हम साथ साथ में एक रिसर्च भी कर रहे हैं, जितने लोग भी हैं जो कि एडिक्शन वाले हैं उनका सेल्फ़ कंट्रोल बहुत कम होता है, खाने पीने पे भी और बाकी सारी चीज़ों पर भी। तो सेल्फ़ कंट्रोल का मतलब ये कि अगर एक बंदे का क्या कहते होते हैं इसको, चिकन, ठीक है, चिकन खाने का दिल कर रहा है तो वो बोलेगा कि मैंने चिकन ही खाना है, इसके बिना मैंने कुछ भी नहीं खाना है। हमारे पास आ गए, यहाँ पर वो दाखिल हो गए, तो यहाँ पर अगर वो किसी चीज़ पे ज़िद पकड़ बैठते हैं तो फिर हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि अब इसकी सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर हम कितना करें। तो सेल्फ़ कंट्रोल को हम चेक करने के लिए हम एक और काम करते हैं कि वो बंदा रोज़े कैसे कितने रखता था। जितने भी हमारे पास क्लाइंट आए हैं जो कि एडिक्शन वाले हैं, जो कि रिलैप्स भी हो रहे हैं, उनका रोज़ा नहीं रखते थे या रखते थे तो तोड़ देते हैं, यानी कि वो रेगुलेशन उनकी नहीं होती। तो इसलिए हमारा जो काम होता है हम उसकी रिहेबिलिटेशन के साथ, डिटॉक्स के साथ साथ उसकी तरबियत का भी एहतमाम करते हैं ताकि उसको पता हो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, हम अल्लाह के फजल से कोई नो डाउट कि हम किसी को ये बोलें कि तुमने यही चीज़ खानी है तो यही, नहीं तो इसके बिना भूखे रहो, लेकिन हम एक रेगुलेशन ज़रूर रखते हैं कि फैमिलीज़ अगर उनको जो कुछ ला कर दे रही हैं, ऐसा भी होता है ना फैमिली से ये कैंटीन लगा लो, ये दो ये दो ये दो, वो जब बाहर जाएगा तो उसको तो किसी किस्म की परवाह ही नहीं होगी, उसका कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए उसको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और गिविंग वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर वो किसी को कुछ दे रहा है तो वो दूसरों को खिलाए बजाय इसके कि वो खुद खाए। क्योंकि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन हम बहुत स्ट्रांगली करते हैं, अगर किसी बंदे का कुछ खाने पीने की चीज़ होती है तो वो सडन उसी टाइम मुँह में डाला और खा लिया, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाली होती है। तो इसलिए हम कोई भी एडिक्शन का जब कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको टोटली बच्चों की तरह हम डील करते हैं, उसी तरह से देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली ये है क्या, ये है क्या, पूरा हम किताब की तरह उसको देखते हैं, परखते हैं। फिर फैमिली चाहे उनको पता हो या ना हो, ये हमारा अपने स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे अपने प्रोटोकॉल्स हैं कि हमने इन चीज़ों से हट के नहीं जाना। ठीक है, बंदे को जो कोई भी प्रॉब्लम है हम आखिर में एक रिपोर्ट देते हैं फैमिली को, भाई ये हमारी रिपोर्ट है, हम उसके टाइम भी नोट करते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे ये चीज़ें थी, क्लाइंट का कोड देते हैं, फैमिली हमें बता सकती है कि उनका क्लाइंट नंबर मिसाल के तौर पर 33 है, तो वो कभी भी कॉल करें कि 33 नंबर वाले क्लाइंट के पास आपका क्या क्या रिकॉर्ड है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो हम उसका नाम तो मेंशन नहीं करते, जारी बात है, प्राइवेसी भी हम देखते हैं, लेकिन वो वाली फैमिली के मेंबर, वो वाले फैमिली के मेंबर जिन्होंने एडमिशन के टाइम पे ब्लड रिलेशनशिप जो होते हैं, जिन्होंने हमारे पास साइन करके गए हुए होते हैं, उनको हम रिपोर्ट देने के मतलब कि हम दे सकते हैं। फिर दूसरा ये कि जब यहाँ से क्लाइंट को लेकर जाते हैं तो हम उनसे लिखवा लेते हैं कि भाई हम इसको सही सलामत आराम से हम इसको लेके जा रहे हैं और अब हमारे इस अदारे के साथ फॉलो अप तक की उसमें होगा, हम इसको सही सलामत यहाँ से लेके जा रहे हैं और सही सलामत हमने दाखिल किया था। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, बेशक रब्ते करो, सारा कुछ करो, मैं एडमिशन पे किसी को फोकस नहीं करता, सारा दिन लोगों को बताता रहता हूँ, हमारी टीम लगी रहती है, एक्सप्लेन करते रहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो एग्जैक्ट होनी चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास चीज़ क्या है, हमारे पास टूल्स क्या हैं। ये बिज़नेस बनाने के लिए तो बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन मेरा काम यही है कि भाई पहले इन्फॉर्मेशन ओके हो, उस क्लाइंट के ऊपर हम ट्रस्ट करें जो हमारे पास एडमिट हुआ है, वो क्या चाहता है एज अ ह्यूमन बीइंग उसको पहले देखें। ठीक है, ह्यूमन बीइंग देखने के बाद फिर हम उसको देखें उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। देखें बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको फैमिलीज जेल में बंद कर देते हैं,
भाई पुलिस वाले आओ आकर इसको ले जाओ। पुलिस बेचारी भी होती है कि यार हम करें तो करें क्या, बंदे ने कोई इस तरह का कसूर तो किया हुआ नहीं है, लेकिन फैमिली सफ़र कर रही होती है कि उसने क्या किया, वो बड़ा टीज़ कर रहा होता है, बड़ा इरिटेटिंग होता है। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल जो है यहाँ पर बनती है। तो बहुत लिमिटेड लोग मैं लेता हूँ, इसलिए हमारे साथ वही रब्ता करें जो कि फैमिली जो है अपने उसके लिए इंटरेस्ट ले रही हो। फ्रेंडली सा एक हम माहौल लेते हैं। फैमिली को अगर लगता है कि हम अपने देखें यहाँ पर एक चीज़ है, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, साथ में मेरी एजुकेशन जारी है, तो यहाँ पर ये है कि मैं अपनी एजुकेशन, और मज़े की बात ये है देखें हमारे इस अदारे में कितने लोग PhDs कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पा रहे हैं, और सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और सारे अपने अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं। हम रिपोर्ट जब बना लेते हैं तो उसके बाद हम जो है उसको फिर सबसे वेरीफाई भी करवाते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है, हम सही आ रहे हैं, और फिर हम उसको ओके करते हैं। फिर जिस दिन हमारा क्लाइंट यहाँ से जाने लगता है, तो हमारा कोई नया स्टूडेंट जिसको मैं ना जानता हूँ और वो मुझे ना जानता हो, हम उसको कहते हैं कि इसका एग्जैक्ट इंटरव्यू कर लो, और वो पेशेंट को भी वो नहीं जानता। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आती है कि आखिर उसने यहाँ पर क्या क्या फील किया, उसने लोगों के रवैये कैसे रहे। मेरे सामने तो सभी बोलेंगे सब ओके, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा, उसको हम बताते हैं कि भाई हम आपका नाम नहीं बताएंगे किसी को, वो साइकोलॉजिस्ट भी उसको बताता है ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हो, ना अदारे वाले मुझे जानते हैं, कोई भी किसी को नहीं जानता। ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ताकि हम अपनी क्वालिटी को पाकिस्तान की बेस पे हम बहुत अच्छे से वो करें। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है इसका। कंसेंट फॉर्म भी हमने अपने पब्लिक किए हुए हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट करें, स्टाफ की प्रोफाइल्स देखें, वेरीफाइड करें। अच्छा, एक और चीज़, साइकेट्रिस्ट, हर बंदा साइकेट्रिस्ट बन के बैठा हुआ है। साइकेट्रिस्ट की मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से सेहत के साथ वो हूँ, मुंसलिक हूँ, तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हमने अपने पास हायरिंग के लिए वो किया, तो बहुत सारे ऐसे थे कि जो हायरिंग के लिए नहीं आ सकते थे, ठीक है, या एज एम्प्लॉय काम नहीं कर सकते थे। 11 साइकेट्रिस्ट ने अप्लाई किया। जब मैंने उनके PMC मांगी, यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का नंबर मांगा कि भाई आप वाकई ही वेरीफाइड साइकेट्रिस्ट हो, आपकी FCPS कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत सारे उसमें थे ही नहीं। मेडिकल ऑफिसर तो थे नो डाउट, लेकिन वो एक्सपीरियंस बेस पे वो कर रहे थे, तो इसलिए जब तक डिग्री कंप्लीट ना हो हम वो नहीं करते। तो हमारे पास भी जो साइकेट्रिस्ट हैं, हम उनकी क्या नाम है, वो सारी चीज़ें वेरीफाइड करके हमने वो की है। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट के ऊपर, अपने स्टाफ के ऊपर, अपनी सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, ज़्यादा क्वालिटी वर्क टाइम देते हैं, स्पेंड यानी कि पैसे भी स्पेंड करते हैं, वक्त भी स्पेंड करते हैं, एनर्जीज भी स्पेंड करते हैं। इवन कि हमारे जो नफ्सियात के टेस्ट हैं वो भी हमने परमिशंस और परचेज़ करके वो कर रहे हैं, और हम इसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाते हैं और पब्लिकेशंस करते हैं। इसलिए आप ट्रस्ट रखो, आपको वेरीफाइड एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेरीफाइड अदारे हैं, और हम किसी के साथ कोई वो नहीं करते कि कोई धोखा दे या कुछ इस तरह से। तो इसलिए ट्रस्ट रखें। मुझे क्या कहते होते हैं, रवायती ड्रग रिहैब सेंटर्स जिनका कोई पता नहीं होता कौन है कौन नहीं है, नाम है अदारे का, नीचे फ़ोन नंबर है, और आपको लोकेशन शेयर कर देंगे, आ जाएं। हमारी एक ही लोकेशन है, आ जाएं, ठीक है। आप अपनी अपॉइंटमेंट लें, आएँ, इन्फॉर्मेशन लें, जाएं, सारा काम करें। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में जाएं, पूरे पाकिस्तान में जाएं, जहाँ जहाँ पर आप जाते हैं आप जाएं, उसके बाद आएँ यहाँ पर, आप देखें हमारे प्रोटोकॉल्स को देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आया क्लाइंट को कहाँ लेकर जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास ये है कि माशाल्लाह से फैसिलिटी हमारे पास पूरे पाकिस्तान की है। आप जहाँ से भी हमें कॉल करेंगे, हमारे साइकोलॉजिस्ट आपको सपोर्ट करेंगे। 350 से ज़्यादा हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपके क्लाइंट की वहीं पे असेसमेंट करेंगे, मालूमात लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी बंदे को डेवलपमेंटल डिलेड हो, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो, या फिर उसको कोई साइकेट्रिक सीवियर साइकेट्रिक इलनेस हो, तो वो साथ में एडिक्शन कर रहा है, तो उसका अकेला एडिक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट अलग होगा, न्यूरो डेवलपमेंटल की मैनेजमेंट अलग होगी। फिर उसके बाद आपको एक पॉसिबिलिटी बता दी जाती है कि आया कि ये रिलैप्स हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी इंसाइट पुअर होती है उनके रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जिनके बच्चे बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, एक बार आप उनकी रिपोर्ट तो तलब करके देखें कि आखिर इसको हुआ क्या है। बातें तो मैं भी वीडियो जैसे बना दी, लेकिन रिटन में बहुत मुश्किल होता है। तो आपको जब रिटन में चीज़ मिलेगी तो तभी वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। एक और चीज़, सबसे अहम चीज़ कि आया कि जो ड्रग एडिक्शन है वो आपके मेंटल हेल्थ के अंडर आती है या ये कोई मेडिकल बीमारी है। तो देखें हमारे जो अदारे हैं सेहत के, वो एक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ को एक बीमारी के तौर पर कंसिडर किया हुआ है कि ये एक बीमारी होती है जो कि इंसान के रवैयों में
और उसके बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ लाती है, या वो इंसान जो है वो नॉर्मली वर्क नहीं कर पाता। तो WHO तो एक अलग अदारा है जो, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसके अंडर जो काम कर रहे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट जो हैं इनका एक अदारा है जिसको बोलते हैं APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है उन्होंने एक बनाया हुआ है मैनुअल, ठीक है, जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल हेल्थ फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसका वर्जन 5, और इसके अंदर इस DSM की ये जो बुकलेट है इसके अंदर 300 से ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, और इनके अंदर जो है 60 से ज़्यादा जो डिसऑर्डर्स हैं वो एडिक्शन के अंदर है। एडिक्शन मीन किसी चीज़ की भी हो सकती है, ठीक है, और इस जुए की भी एडिक्शन होती है, ठीक है, किसी ख़ास ड्रिंक की हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, कोई आदत ऐसी हो सकती है जिसको हम एडिक्शन में फॉल कर सकते हैं, उसी में ये सब्सटेंस अब्यूज़ भी आते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आप ये देखें यहाँ पर जो है आपके जो मेंटल हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें आपके साइकेट्रिस्ट आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते हैं, सोशल क्लिनिकल वर्कर होते हैं, फिर उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिहेवियरल स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर ही आ रही होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है अगर चीज़ें मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ। लेकिन यहाँ पर बताने की मकसद ये है कि यहाँ पर आपकी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपने बंदे को कैनोला लगाया और आपने कहा जी कि हम इसको डिटॉक्स कर रहे हैं। डिटॉक्स कुदरत आपको खुद कर रही होती है, लेकिन वो जो जहर आपके जिस्म से निकल रहा होता है या जो भी सब्सटेंस है वो जो निकल रहा होता है तो विड्रॉल अमात ज़रूर आती हैं और इंसान का बिहेवियर लाजमी चेंज होता है। इसलिए उसको एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पर वो स्टे करे, रुके और उसका वो टाइम बहुत अच्छे से गुजरे, उसके बाद एक फ्रेंडली माहौल में उसको रिहेबिलिटेट करके अपने घर भेज दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और ये सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं फैमिली हमसे 2 कापियाँ बनाते हैं, एक फैमिली को दे देते हैं, एक अपने पास हार्ड में रख देते हैं और एक सॉफ्ट में करके फैमिली का अगर ईमेल हो, अगर पढ़े लिखे हों तो हम उनको ईमेल भी कर देते हैं ताकि जब कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो उसको वो डाउनलोड करके उसको आगे वो कर सकें, ताकि अगर वो रिलैप्स होता है तो नए अदारे में जहाँ पर वो जाएगा उनको एक मैसेज मिले कि ये बंदा इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और ताकि एक मैसेज मिल जाए कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है और पहले से ये कैसे मैनेज हुआ था। और जो रिलैप्स होता है एक्चुअली वो फेलियर होता है उस टीम का जो कि उसके साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो कैसे हुआ और उसको क्यों मैनेज नहीं कर सके, ये हमने देखना होता है और इसके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।